अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ेंगे क्रॉस कल्चर इश्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रॉस कल्चर रिसर्च होती क्या है। According to American Psychological Association, the systematic study of human psychological processes and behavior across multiple cultures involving the observation of similarities and differences in values, practices, and so forth between different societies. अब जो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए जो डिफरेंट रिसर्चेस की जाती हैं, वहाँ क्रॉस कल्चर रिसर्च जो है वो इस लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है कि ये मल्टीपल कल्चर की बात करती है, एक से ज़्यादा कल्चर की बात करती है। तो डिफरेंट कल्चर में ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है कि एक इंसान जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इमोशंस किस तरह होते हैं, बिहेवियर्स किस तरह वेरी करते हैं, और इस तरह लोगों की वैल्यूज़ में डिफरेंस होता है। डिफरेंट सोसाइटीज़ के अपने रिवाज होते हैं, अपनी रिवायात होती हैं, उन डिफरेंट माशरे में, डिफरेंट कल्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उसमें चीज़ें मुशाबत रखती हैं, क्या चीज़ें उसमें मुमासलत रखती हैं, और किस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के दरमियान किस तरह का फ़र्क है, और वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी में और उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट में उसका क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें हम क्रॉस कल्चर स्टडी के ज़रिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। While conducting cross-culture studies, researchers encounter some significant issues. अब जब रिसर्चर जो हैं वो क्रॉस कल्चर स्टडीज करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनका हल जो है वो उन्हें निकालना होता है, ज़रूरी होता है, ताकि उनकी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं वो एप्लीकेबल हो सकते हैं डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में। अब वो जो इश्यूज हैं उनमें एक है थ्योरेटिकल इश्यूज, मैथोडोलॉजिकल इश्यूज, सोसाइटल नॉर्म्स वैल्यूज, रिलीजियस नॉर्म्स वैल्यूज, लैंग्वेज डिफरेंसेस, एजुकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड एंड लाइफ स्टाइल। ये वो सारे इश्यूज हैं जो बैरियर होते हैं एक क्रॉस कल्चर स्टडी को करने में। डिफरेंट कल्चर में एक वेरिएबल को लेकर स्टडी करने में जो मुश्किलात पेश आती हैं उनमें ये सारे मसाइल शामिल हैं। थ्योरेटिकल इश्यूज, Researchers decide what hypothesis to test based on some theoretical model. अब रिसर्चर को ये देखना होता है कि अगर वो डिफरेंट कल्चर में कुछ वेरिएबल्स को, फिनोमिनन को स्टडी कर रहा है, इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है, तो वो किस तरह के हाइपोथेसिस को बनाने चाहिए और वो थ्योरेटिकल मॉडल पर बेस करते हों। यानी आप जो भी हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसके पीछे एक थ्योरी होती है, उसके थ्योरेटिकल ग्राउंड होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, तभी आप एक चीज़ अज्यूम करते हैं। In some cross-culture work, it is important to realize that theories are bound and influenced by the culture framework of the theorist. अब ये क्रॉस कल्चर रिसर्च के वक्त ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो थ्योरीज भी होती हैं ना, वो उसमें कल्चर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थ्योरिस्ट ने जब वो थ्योरीज दी हुई होती हैं तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सोसाइटीज़ में उसको फ्रेम किया होता है, उसको बनाया होता है, उसको प्रपोज किया होता है और उसको टेस्ट भी किया हुआ होता है। अब एक चीज़ अगर एक कल्चर में अहमियत की हामिल है तो हो सकता है दूसरे माशरे में उस चीज़ को इतनी अहमियत ना दी जाती और वो इतनी सिग्निफिकेंट कंसीडर ना की जाती हो। तो हाइपोथेसिस बनाते रिसर्च करते वक्त थ्योरीज को लेना, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को सामने रखकर रिसर्च को डिजाइन करना जो है वो ये जरूरी होता है। A major concern of cross-culture research is the equivalence in meaning of all overall theoretical framework being tested and the meaning and the importance of the specific hypothesis being addressed. अब यहाँ पर जो एक चीज जो है वो जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते वो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक सोसाइटी में उसके मायना मतलब मुख्तलिफ होते हैं और दूसरी ही सोसाइटी में अगर ये कल्चर में आप उसी चीज को, उसी वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं तो उसका मायना, उसके मतलब अलग होंगे। यानी एक कॉन्सेप्ट जो है उसको आपने जो है वो एक कल्चर कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि एक वेरिएबल, एक फिनोमिनन एक सोसाइटी में एक तरीके से देखा जा रहा है लेकिन दूसरी सोसाइटी में वो डिफरेंट तरीके से देखा जा रहा है। जैसे ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है कि फीमेल में ऑटोनॉमी वेस्टर्न कल्चर में डिफरेंट तरीके से डिफाइन की जाएगी और ईस्टर्न कल्चर में या एशियन कल्चर में, स्पेशली जो हमारा साउथ एशियन कल्चर है, यहाँ पर वुमेन ऑटोनॉमी को डिफरेंट वे में फ्रेम किया जाएगा। इसी तरह वहाँ पर हैप्पीनेस के फैक्टर्स जो डिटरमिनेंट्स जो हैं हो सकता है कुछ ना कुछ वो डिफर करेंगे। वहाँ हैप्पीनेस किसी और का मतलब समझा जाएगा, ये सक्सेस किसी और मानों में डिफाइन की जाएगी, जबकि साउथ एशियन कल्चर में वुमेन की हैप्पीनेस जो है वो किसी ना किसी एंगल से डिफरेंट होगी। तो वो मीनिंग जो है उसको इक्वल लेवल पर लाना होता है। क्रॉस कल्चर स्टडी करते वक्त जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया है, जिसको टेस्ट करने जा रहे हैं, कोई हाइपोथेसिस बनाया है, तो उसको इक्वल लेवल पर लाना जो है वो जरूरी है। इसमें अगर बहुत डिफरेंस होगा तो फिर रिसर्च फाइंडिंग पर उसका इन्फ्लुएंस होगा। Researchers who formulate research questions and specific hypotheses have their own culture, upbringing and background.
और रिसर्चर का अपना जो बैकग्राउंड होता है वो बड़ा इन्फ्लुएंस करता है रिसर्च डिजाइनिंग के टाइम पर। रिसर्चर की अपनी भी तो वैल्यूज हैं, अपना भी तो एक स्पेसिफिक उसका कल्चर है, जिस बैकग्राउंड से वो आ रहा है उसके अपने बिलीव्स हैं, कल्चर बिलीव्स हैं, उसके अपने नॉर्म्स हैं। ये सारी चीजें जो है इसका इन्फ्लुएंस होता है जब वो रिसर्च डिजाइन करता है, किसी क्वेश्चन को फ्रेम करता है, हिपोथेसिस को फ्रेम करता है। फिर जो दूसरे तरह का इशू है वो है मेथोडोलॉजिकल इशू। In cross-culture research, some methodological challenges and issues have been noted. अब cross-culture research करते वक्त कुछ methodology से related भी challenges और issues जो हैं वो सामने आए हैं, जैसे definition of culture, sampling, non-culture demographic equivalence, definition of variable and research procedure। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कल्चर की जो है वो अपने उसमें हर चीज अपने हिसाब से देखी जाती है, कि जैसे एक कल्चर का कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा दूसरे कल्चर पे अप्लाई नहीं होता है। तो कल्चर की डेफिनेशन को सामने रखना चाहिए कि कौन सा कल्चर है जहां पर हम एक बिहेवियर को या एक इमोशन को या किसी और फिनोमिनन को स्टडी करने जा रहे हैं। उस कल्चर में सैम्पलिंग कैसे होगी, फिर जो नॉन कल्चर डेमोग्राफिक है उनको आप किस तरीके से इक्विवेलेंट उसको करेंगे, उसमें एक बराबरी को आप जो है मेंटेन करेंगे, और वेरिएबल को किस तरह डिफाइन किया जाएगा, और रिसर्च प्रोसीजर को कैसे लेकर चला जाएगा। अगर इन तमाम चीजों का ख्याल रिसर्चर करते हैं तो फिर उनकी क्रॉस कल्चर जो स्टडी होगी या उनकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स होंगी वो वैलिड कंसीडर की जाएंगी और वो एप्लीकेबल होंगी। The issue of equivalence also applies to the environment, setting and procedure used to collect data in different culture। अब यहाँ पे जब इक्विवेलेंसी की बात आएगी तो वो एनवायरनमेंट को भी देखा जाएगा, किस एनवायरनमेंट में स्टडी की जा रही है, किस तरह की सेटिंग में की जा रही है, क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है डाटा कलेक्शन का डिफरेंट कल्चर में। कि जैसे पाकिस्तान में रिसर्च की जा रही है तो उसमें किस तरह जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, किस तरह उसको वेरिएबल को डिफाइन किया जाएगा। इसी तरह अगर इंग्लैंड से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो वहां पर प्रोसीजर क्या होगा। Culture differences also result in different uses of response, alternatives on questionnaires or interviews that may strongly influence the data analysis procedure। Culture differences की वजह से responses जो है वो different आने के chances होते हैं, कि अगर एक questionnaire है तो उसका आंसर जो है वो participant किस तरह देंगे, इंटरव्यू देते वक्त participant उस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे और उसका आंसर कैसे देंगे। ये डिफरेंस जो होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग डिफरेंस होता है कि इसका बड़ा रिजल्ट पर जो है इसका बड़ा एक गहरा असर होता है। डाटा एनालिसिस के वक्त जो है वो रिसर्चर को मुश्किलात हो सकती हैं। तो कल्चर डिफरेंसेस को सामने रखते हुए रिसर्चर को ये देखना होगा कि वो किस तरह के क्वेश्चनर यूज करे या इंटरव्यू फॉर्म वो कैसे डिजाइन करे कि जिसकी वजह से रिस्पॉन्स जो है वो इस तरह लिमिटेड ना हो या उसमें इतनी वेरिएशन ना हो कि उसके लिए एक कंक्लूजन ड्रॉ करना मुश्किल हो जाए। Societal norms and values. Undertaking research in different culture contexts can reveal large differences in values and ethics between the researcher and the study population। अब रिसर्च डिजाइनिंग के टाइम पर एक और इशू जो है वो सामने आ सकता है, रेज हो सकता है, और वो ये होता है रिसर्चर जो है उसके अपनी वैल्यूज होती हैं, एथिक्स होते हैं। इसी तरह जो पॉपुलेशन उसने सेलेक्ट की है, जो सैंपल वो लेगा, उनकी भी अपनी वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। बाजू का रिसर्चर अपनी वैल्यूज के हिसाब से काम कर रहा होता है, लेकिन पॉपुलेशन सैंपल की अपनी जो है वो लोगों की अपनी वैल्यूज होती हैं। तो ये अगर डिफरेंस जो है वो कम नहीं होगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। इसलिए रिसर्चर को फिर ये कोशिश करनी होती है कि वो इतना ह्यूज डिफरेंस जो है वो क्रिएट ना होने दे, उसको कम से कम करने की कोशिश करे। Managing these differences can be challenging and researchers are often required to make judgment in complex situations for which there are typically no simple solution। और ये वो इश्यूज होते हैं इस तरह के जो बड़े चैलेंजिंग चीजें होती हैं और रिसर्चर को फिर कोई ना कोई फैसला करना होता है। इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं कि बाज़ औक़ात से बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है कि आसानी से ये मसले हल होने वाले नहीं होते। तो फिर रिसर्चर को बहुत ज्यादा इस वर्क हार्ड करना पड़ेगा कि वो इस तरह के चैलेंजेस को फेस करे या इस तरह के जो इशू सामने आ रहे हैं उसको किस तरीके से उसका हल निकाले। For example, in Pakistan, normally it is not like to shake hands with opposite sex gender, discourage relation with opposite sex before marriage। तो अब अगर हमारे यहाँ जो है वो फीमेल जो है वो मर्दों से हाथ उस तरह नहीं मिलाती हैं, हमारा एक कल्चर है, तो यहाँ पर फिर वो अगर रिसर्चर जो है वो अगर ऐसे कल्चर से ताल्लुक रखता है कि जहाँ पर अपोजिट सेक्स से या मर्द और खवातीन का आपस में हाथ मिला लेना, मिलते हुए कोई जो है वो इसको बुरा नहीं माना जाता है, तो ये वैल्यूज का जो डिफरेंस आएगा दोनों में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए फिर इस तरह की स्टडीज जब आप करते हैं डिफरेंट और वहाँ पे डिफरेंट कल्चर में करते हैं तो इन चीजों को सामने रखकर अगर रिसर्चर जो है वो रिसर्च डिजाइन करेगा तो उसकी जो है वो इस तरह के चैलेंजेस को वो ओवरकम कर लेगा।
Religious norms, values. Religion is understood as a system of beliefs about God or those divinities and the associated community of believers. अब जो मजहब है इस वो बाकायदा अकीदे का नाम है। इसमें एक अकीदा नहीं बल्कि एक सिस्टम है अकायद का जो खुदा के हवाले से होता है और उसके मानने वालों के हवाले से होता है कि स्पेसिफिक बिलीव है, एक डॉक्ट्राइन है जिसके डिफरेंट फंडामेंटल्स होते हैं और उन फंडामेंटल्स को जो है वो उस पर यकीन रखना जो है ज़रूरी होता है। There is currently no uniformly accepted definition of religion in academic discussions. तो अभी तक academic writing में लिटरेचर में आपको मजहब की कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं मिलेगी, इसलिए कि डेफिनेशन हर मजहब के अपने फंडामेंटल्स हैं और उसमें वेरिएशन है और हर कोई जो है वो अपने मजहब के फंडामेंटल्स के मुताबिक ही अमल करता है, उसको मानता भी है और उसकी प्रैक्टिस भी करता है। Established religions can be internally heterogeneous. अब इसीलिए जो established religions हैं जो दुनिया में जिनकी आप देखें कि अक्सरियत है जिनके मानने वालों की, जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, ज्यूज हैं और भी इसके अलावा मज़ाहिब हैं से, और तो उनके अंदर भी इतनी हेट्रोजेनिटी है। आप देखें कि उनके एक मज़हब के अंदर भी डिफरेंट फ़िरके हैं और उन फ़िरकों के अंदर भी आपको डिफरेंट डिवीजन नज़र आएगी। तो इसलिए कोई यूनिफॉर्म या कोई ऐसी यूनिवर्सल चीज़ नहीं है कि जिसको लेकर आप जो है पूरी दुनिया में उस हिसाब से स्टडी कर सकें, डिफरेंट कल्चर में इसको लेके स्टडी करें। इसलिए जब रिलीजन का डिफरेंस आता है तो वहां पर फिर रिसर्चर को डिफिकल्टी होती है कि जब वो एक कल्चर में एक चीज को स्टडी करता है तो दूसरे कल्चर में वो कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट वे में डिफाइन हो रहा होता है और उसके ऊपर रिलीजियस नॉर्म्स और वैल्यूज का भी इन्फ्लुएंस होता है। और अगर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के अपने रिलीजियस वैल्यूज हैं, उनके नॉर्म्स हैं, तो फिर वो रिस्पॉन्स करते वक्त जो है वो ऑफेंसिव भी हो सकते हैं और हो सकता है कि वो टॉपिक जो है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल ना हो। तो यहाँ रिसर्चर को ये जो है इन चैलेंजेस का सामना रहता है। तो रिसर्चर को फिर ये कोशिश करना होगी कि वो जब रिसर्च डिजाइन करे तो वो ये जरूर मद्देनजर रखे कि जिस पॉपुलेशन में वो स्टडी करने जा रहा है या जिन लोगों को उसने सेलेक्ट किया है उनमें रिलीजन का कितना डिफरेंस है या उनके रिलीजियस बिलीव्स किस तरह के हैं, ताकि उसके फाइंडिंग्स पर उसका जो है वो इन्फ्लुएंस ना हो। लैंग्वेज डिफरेंस। There is much emphasis on using standardized and validated research instruments. अब रिसर्च जब डिजाइन की जाती है उसको किया जाता है तो इस बात का ख्याल पहले दिन से रखा जाता है कि जो रिसर्च टूल्स यूज किए जाएं वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए और वैलिडेटेड होने चाहिए। बट नॉट एवरी टेस्ट इज एप्लीकेबल टू ईच कल्चर एंड सोसाइटी डिस्पाइट बीइंग अ स्टैंडर्डाइज। लेकिन अब यहाँ मुश्किल ये आती है कि टेस्ट जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं वो स्टैंडर्डाइज होने के बावजूद, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी अच्छी होने के बावजूद भी वो एक कल्चर में एप्लीकेबल होते हैं तो दूसरे कल्चर में वो एप्लीकेबल नहीं होते, और अगर एप्लीकेबल हैं भी तो उनमें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि जो आपको कल्चर की वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। Owing to linguistic differences and testing, one test doesn't sound better choice of measuring a variable। और लैंग्वेज डिफरेंस जो है या सेटिंग का डिफरेंस जो है इसकी वजह से जरूरी नहीं कि एक टेस्ट जो है वो हमेशा आपकी चॉइस रहे कि आपने उसी को यूज करना है और वही बेहतर आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि पार्टिसिपेंट की लैंग्वेज का भी बैरियर आ जाता है। जैसे एक टेस्ट इंग्लिश में है लेकिन आप ऐसी पॉपुलेशन पर कर रहे हैं कि जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, तो वहाँ उनको मुश्किल होगी इस पर आंसर करते हुए। बाज़-औक़ात वोकैबुलरी डिफिकल्ट होती है, अगर आइटम जो समझ आ भी रहा होता है तो उसकी वोकैबुलरी डिफिकल्ट होती है या कॉन्सेप्चुअल उसकी मीनिंग जो है वो पार्टिसिपेंट को समझ नहीं आ रही होती है और पार्टिसिपेंट इसको अपने हिसाब से जो इसकी मीनिंग असाइन कर रहा होता है। इस लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से भी रिसर्चर को मुश्किलात होती हैं। अब यहाँ रिसर्चर को फिर ये करना पड़ेगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है उसको उस जिस पॉपुलेशन पर वो करना चाह रहा है उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें वो ट्रांसलेट करे, ताकि जो लैंग्वेज बैरियर है उसको वो ओवरकम सके और पार्टिसिपेंट को जब आइटम पर रिस्पॉन्ड करें तो उनको एक आसानी महसूस हो और वो उसका आंसर जो है वो सही तरीके से दे सकें। For example, an original version of the test English cannot be produce accurate result with the population whose first language is not English। तो वही बात हमने की कि जो है पार्टिसिपेंट की लैंग्वेज जो है अगर इंग्लिश एक टेस्ट की ओरिजिनल टेस्ट की इंग्लिश है तो फिर जिनकी इंग्लिश पहली फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होगी तो उन्हें मुश्किल दरपेश होगी, स्पेशली व्हेन पार्टिसिपेंट आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू रिस्पॉन्ड टू आइटम्स प्रेजेंटेड टू इन इंग्लिश। कि अगर तो क्वालिफाइड हैं तो वो तो इंग्लिश आइटम पर रिस्पॉन्ड कर लेंगे, लेकिन अगर वो क्वालिफाइड भी नहीं है, एक तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भी नहीं है और दूसरे वो क्वालिफाइड भी नहीं है, तो फिर उन्हें इंग्लिश में अगर आइटम उनके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे तो वो उस पर उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जैसे रिसर्चर की ख्वाहिश है। Application of instrument scale. Use of validated instruments increase the certainty with which the instrument accurately reflect what they are supposed to measure।
अब रिसर्च इंस्ट्रूमेंट अगर वैलिडेटेड होता है तो फिर इस बात की यकीन दहानी जो है बढ़ जाती है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो वो सही तरीके से जो है वो मेजर करेगा उस वेरिएबल को, जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया वो उस मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। अ प्रीवियसली वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट डज नॉट नेसेसरली मीन इट इज वैलिड इन अनदर टाइम, कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। फिर वही चीज हम दोबारा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे कल्चर में या किसी और कल्चर कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी में या किसी और वक्त में इसको किया जाएगा तो वो आपको वैसा ही रिजल्ट देगा जो एक दूसरे जिस कल्चर में वो बनाया गया था वहां वो दे रहा है। Sometimes an instrument or its few item completely seem inapplicable in other culture। तो बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है लेकिन उसके कुछ आइटम में एक भी है अगर तो वो अगर एप्लीकेबल नहीं है जिस कल्चर में आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, जिन पार्टिसिपेंट पे कर रहे हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, कल्चर बैरियर की वजह से, कल्चर फैक्टर्स की वजह से, तो फिर वो एक आइटम पे भी जो आंसर आएगा तो वो आपके पूरे रिजल्ट को जो है वो उस पर उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो कुछ आइटम बाज़-औक़ात ऐसे भी होते हैं, 1, 2 या 3 इस तरह के भी आइटम होते हैं कुछ एप्लीकेबल नहीं होते। For example, a questioner asks about the physical activity and uses across countries skiing may not be relevant in setting where there is no snow। अब जैसे अगर क्वेश्चन है उसमें अगर एक या दो आइटम भी ऐसे ही हैं कि जो स्काइंग के हवाले से के जो है वो पूछे जाएंगे फिजिकल एक्टिविटी में की बात करते हुए, तो फिर ये उस जगह पर एप्लीकेबल नहीं होंगे पार्टिसिपेंट पर जहां पर कभी बर्फबारी ही नहीं हुई, क्योंकि ये तो वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां बर्फबारी होती है, या वो लोग उन पर भी हो सकता है कि जो जाते रहते हैं ऐसे इलाकों में जहां पर वो एंजॉय करते हैं स्काइंग या कुछ और फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए, स्नोफॉल को जो है वो स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं, तो वहां पर उन लोगों पर भी एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन वो सब पर नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में फिर रिसर्चर के पास ऑप्शंस हैं कि या तो वो जो फ्यू आइटम्स हैं उनको वो अडेप्ट करे अपने कल्चर के मुताबिक, कुछ ना कुछ उसके वर्ड्स को या अपने कल्चर में जो चीजें हैं उसके मुताबिक उसको करे ऑथर की परमिशन से, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉपीराइट है उनकी परमिशन से वो उन आइटम्स को अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करे, या फिर वो उस क्वेश्चन के को जो है रिप्लेस करे किसी ऐसे क्वेश्चन के साथ कि जो उसके कल्चर में एप्लीकेबल हो। Living standard and lifestyle. Culture covers the everyday way of life as well as myths and value system of society। तो कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, क्या वैल्यू होनी चाहिए सोसाइटी की, एक माशरा कैसे बनता है, आपके क्या पैटर्न्स होते हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या होता है, ये सारी चीजें कल्चर कवर करता है। कल्चर एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ स्टाइल एंड एज ए कॉमन डोमिनेटर फॉर लाइफ स्टाइल। तो कल्चर जो है वो बेसिकली लाइफ स्टाइल पर ही बेस कर रहा होता है, वो एक बाकायदा एक सिस्टम, एक निज़ाम है आपके लिविंग स्टाइल का, आपके लाइफ स्टाइल का, और ये जो है वो डोमिनेटिंग आप समझ लें कि डोमिनेटर है लाइफ स्टाइल का। कल्चर में ही हमारे सारे पैटर्न्स डेवलप होते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल भी वैसा होता है कि जिस माशरे में हम रहते हैं उसी के मुताबिक हम अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं, और अपना हमारा लाइफ स्टाइल भी वैसा ही होता है, हमारे पैटर्न्स भी इसी तरह होते हैं और हमारा स्टैंडर्ड भी उसी के मुताबिक होता है। रिसर्चर नीड टू टेक इनटू अकाउंट द लिविंग स्टैंडर्ड एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग डिफरेंट कल्चर। तो रिसर्चर को भी चाहिए कि फिर वो रिसर्च डिजाइनिंग के टाइम पर जब एक डिफरेंट कल्चर में वो स्टडी कर रहा है तो वहां पर वो लोगों की के लाइफ स्टाइल को जरूर मद्देनजर रखे और उनके कल्चर को मद्देनजर रखे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड क्या है उनको रखे, क्योंकि एक कल्चर में हो सकता है कुछ लोग एक तरीके से जिंदगी गुजारते हैं लेकिन दूसरे कल्चर में वो डिफरेंट तरीके से जिंदगी गुजार रहे हों, तो ये चीजें वेरी करती हैं। तो रिसर्चर अगर इन बातों का ख्याल रखेगा तो उसकी रिसर्च जो है वो उसके रिजल्ट्स पर उसका कोई असर नहीं होगा। तो डियर लर्नर्स, ये तमाम वो क्रॉस कल्चर इश्यूज हैं जो साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हुए जो है वो दरपेश होते हैं। इन चैलेंजेस का रिसर्चर को सामना करना होता है और रिसर्चर को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो इन इश्यूज को टाइमली समझे ताकि वो इनका सद्देबाब कर सके, क्योंकि अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च पर असरअंदाज होंगे, जिससे जो रिजल्ट सामने आएगा फिर वो रिजल्ट जो है वो उस तरह एप्लीकेबल नहीं होगा और उसकी जनरलाइजेशन भी मुश्किल होगी और वो वैलिड या ऑथेंटिक कंसीडर नहीं किया जाएगा।